गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं सार संग्रह, और अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जो है आप लोग जो भी टॉपिक है उसको देख लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है, अंग्रेज़ों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि वर्ष 1765 से। अंग्रेज़ों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765 में। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। ध्यान रखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त किया था। और किसने लागू किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। ठीक है, इसका मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। वर्ष 1863 में भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ था। वर्ष 1863 में भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव सत्येंद्र नाथ टैगोर को। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, टेबल्स में दिया हुआ है ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग दिया हुआ है। आयोग है एचिंसन आयोग 1886 में, और गवर्नर जनरल था आपको लॉर्ड डफरिन। ध्यान रखेंगे, एचिंसन आयोग 1886 में, और लॉर्ड डफरिन जो है गवर्नर जनरल था। और इस्लिंगटन आयोग 1912 में, इस्लिंगटन आयोग 1912 में, और लॉर्ड हार्डिंग टू जो है गवर्नर जनरल था। और ली आयोग 1923 में, और लॉर्ड रीडिंग जो है गवर्नर जनरल था। 1923 में लॉर्ड रीडिंग जो है गवर्नर जनरल था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग। ध्यान रखेंगे, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे 1923 में ली आयोग के समय जो है ये ली आयोग। ध्यान रखेंगे, 1923 में लॉर्ड रीडिंग था, लॉर्ड रीडिंग था। ध्यान रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, संघीय लोक सेवा आयोग के गठन के प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ये ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। नेक्स्ट है, भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्ती प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ध्यान रखेंगे, ये आपको 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। ठीक है, स्थायी बंदोबस्ती 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में साम्राज्य विस्तार का उद्देश्य में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलिजेली के द्वारा की गई थी। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलिजेली के द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद 1798 में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ये हैदराबाद था 1798 में। व्यापगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ध्यान रखेंगे, व्यापगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ था। 1849 में जो है ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ था। उस समय जो है गवर्नर जनरल जो है डलहौजी था। 1848 से 1856 का कार्यकाल डलहौजी का था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बना करके दिया हुआ है,
राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारियों के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। राज्य हड़प नीति में ये कहा गया था, ध्यान रखेंगे। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो आउटरम रिपोर्ट, ध्यान रखेंगे। आउटरम रिपोर्ट के द्वारा जो है डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य थे तो सतारा जो है 1848 में, जैतपुरा जो है 1849 में, संबलपुर 1849 में, बघाट जो है 1850 में, उदयपुर 1852 में और झांसी 1853 में। इसके अलावा नागपुर जो है 1854 में और अवध जो है 1856 में। एक बार और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसको। सतारा जो है 1848 में, सबसे पहले सतारा 1848 में, उसके बाद जैतपुर जो है 1849 में, संबलपुर 1849 में, बघाट जो है 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, अवध 1856 में। तो सबसे लास्ट में अवध 1856 में। नेक्स्ट देखते हैं चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ठीक है, कि नीति किससे संबंधित है? तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का नीति जॉन लॉरेंस से संबंधित है, जॉन लॉरेंस से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है, लॉर्ड कैनिंग के समय में और अधिनियम था 1858, ध्यान रखेंगे 1858 अधिनियम था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय। नेक्स्ट है वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में नियमित की गई थी? 1861 में। तो ये नियमित की गई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में नियमित की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। नेक्स्ट है राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान किया गया था? ध्यान रखेंगे राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड लिटन का कार्यकाल। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग 1880 भारत का प्रथम अकाल आयोग था स्ट्रेची आयोग, और ये लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है गठित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपिन को माना जाता है। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपिन को माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। तो नेपाल में अधिकार ब्रिटिश का 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय जो है वायसराय थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ध्यान रखेंगे। और सिंध 1843 उस समय लॉर्ड एलनबरो थे, सिंध 1843 लॉर्ड एलनबरो थे। भूटान 1865 लॉर्ड लॉरेंस थे। बर्मा 1885 और लॉर्ड डफरिन था। बर्मा 1885 लॉर्ड डफरिन थे, ध्यान रखेंगे। बर्मा 1885 लॉर्ड डफरिन थे और भूटान 1865 लॉर्ड लॉरेंस थे, ठीक है, 1865 लॉर्ड लॉरेंस थे, ठीक है। 1765 मत ध्यान रखिएगा, 1765 जो है, ठीक है, वो लॉर्ड क्लाइव था। ये 1865 लॉर्ड लॉरेंस थे। 1843 लॉर्ड एलनबरो थे, 1843 लॉर्ड एलनबरो और 1816 लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब है आपको ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादन किया था। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये भी दादा भाई नौरोजी थे, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1892 में, ध्यान रखेंगे, लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, 1892। पॉवर्टी एंड द ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक है दादा भाई नौरोजी का। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी का है। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया, ध्यान रखेंगे। यह विचार किसने दिया है कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति
घिनौनी है, तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया है। नेक्स्ट है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे की लेखक कौन है? तो रजनी रजनी पाम रजनी पाम दत्त हैं, ध्यान रखेंगे, रजनी पाम दत्त हैं। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक हैं रजनी पम दत्त हैं, रजनी पम दत्त हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो जे.एन. टाटा के द्वारा 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी, जे.एन. टाटा के द्वारा। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था कावसजी डाबर के द्वारा, कावसजी डाबर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा? तो कावसजी डाबर के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो सेरामपुरा पश्चिम बंगाल में। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो सेरामपुर पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया था? तो 1833 में। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल में डाकू राज कहा था, ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने 1765 और 72 को डाकू राज कहा था। के.एम. पणिक्कर 1765 और 72 के काल को ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया हुआ आपको प्रमुख कृषि पद्धति के बारे में दिया हुआ है, प्रथा और विशेषता। तिनकठिया प्रथा यानी 3/20, ये ध्यान रखेंगे। और हुआ कहाँ था? तो चंपारण बिहार में हुआ था, ठीक है। नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था, उसी के चलते जो है तिनकठिया प्रथा स्टार्ट हुआ था। ददनी प्रथा जो है, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों और कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशागी में के रूप में धन देते थे। इसको ददनी प्रथा कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है लास्ट पेज। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजारादारी प्रथा, ठीक है, या फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था, ध्यान रखेंगे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजारादारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बॉक्स बना करके पूरा आपको दिया हुआ है, ये मज़ेदार चीज़ है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ ब्रिटिश काल भू राजस्व व्यवस्था के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है स्थायी बंदोबस्ती, या इसको बोला जाता था जमींदारी बंदोबस्ती। स्थायी बंदोबस्ती को जमींदारी व्यवस्था भी इसको बोला जाता है। उसके बाद रैयतवाड़ी, उसके बाद महलवाड़ी, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्ती के समय जो है स्थायी बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, स्थायी बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, और रैयतवाड़ी टॉम्स मुनरो 1820 में, और महलवाड़ी होल्ट मैकेंजा 1822 में, ठीक है। आइए रैयतवाड़ी देखते हैं, पहले स्थायी बंदोबस्ती पहले देखते हैं। ये हुआ था बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू हुआ था, ध्यान रखेंगे। स्थायी बंदोबस्ती बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू हुआ था, ठीक है। और समस्त ब्रिटिश भारत का जो है 19% दिया जाता, समस्त ब्रिटिश को जो है भारत का 19% दिया जाता था। अब भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों के ऊपर था, भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को दे दिया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदारों की थी, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, टॉम्स मुनरो यानी रैयतवाड़ी में टॉम्स मुनरो, ये बम्बई, मद्रास और असम में हुआ था, ठीक है। रैयतवाड़ी बम्बई, मद्रास और असम में हुआ था, बम्बई, मद्रास और असम में हुआ था रैयतवाड़ी, ध्यान रखेंगे, लागू हुआ था। इसमें जो है समस्त ब्रिटिश भारत का 51% देता था, यानी समस्त ब्रिटिश भारत का
प्रतिशत देता था रैयतवाड़ी में, ध्यान रखेंगे। और भूमि का मालिक कौन होता था? तो किसान होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान को होती थी। रैयतवाड़ी में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी कहाँ होती थी? तो किसान को होती थी। कर की दर जो है 33% से 55% थी। कर की दर 33% से 55% थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं महालवाड़ी। महालवाड़ी होल्ट मैकेंजो 1822, महालवाड़ी होल्ट मैकेंजी जी 1822, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और मध्य प्रांत और पंजाब में लागू हुआ था। ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू हुआ था, ठीक है। और समस्त ब्रिटिश भारत का 30% था, समस्त ब्रिटिश भारत का 30% था। भूमि पर गांव का अधिकार था, भूमि पर गांव का अधिकार था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं का था। कर की दर जो है इस पर 60% था, ठीक है। तो महालवाड़ी पे कर की दर कितना था? तो 60% था, ठीक है। और रैयतवाड़ी में 33 से 55% था, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं, स्थायी बंदोबस्त कौन लागू किया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस 1793, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो 1820 में लागू किया था, और महालवाड़ी होल्ट मैकेंजा 1822 में लागू किया था, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट ये चीज़ था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र में लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी लागू की गई थी। रैयतवाड़ी कितना लागू किया गया था? तो इसमें जो है आपको 51% देना पड़ता था। सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू हुआ था रैयतवाड़ी, ठीक है, और 51% देना पड़ता था, ठीक है। स्थायी बंदोबस्ती का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से। स्थायी बंदोबस्ती जो है भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। अब आइए देखते हैं भारत में रेलवे का जनक। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत रेलवे का जनक माना जाता है, ठीक है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से ठाणे तक प्रथम रेल चलाई गई थी, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज है आपको सन 1857 की क्रांति। 1857 तो 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से 10 मई 1857। ध्यान रखेंगे, 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम यानी मेरठ से प्रारंभ हुआ था, यानी 10 मई 1857। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर। ध्यान रखेंगे, बैरकपुर ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या है? तो स्वाधीनता सिद्धांत के प्रतीक है कमल और रोटी, कमल और रोटी। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या थे? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ध्यान रखेंगे, वर्ष 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या थे? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों के शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के क्रांति को जन्म दिया था। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ध्यान रखेंगे, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाम स्टॉर्म थे। ध्यान रखेंगे, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाम स्टॉर्म थे। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन घटी थी? तो ये सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। ध्यान रखेंगे, सैनिकों के दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना ये सबसे पहले जो है घटना घटी थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किन राज्य क्षेत्र से थे? तो अवध से थे। ध्यान रखेंगे, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किन राज्य क्षेत्र से थे? तो ये अवध से थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी में किसने
इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 के विद्रोही असफल रहा था। ध्यान रखेंगे, केंद्रीय संगठन की कमी, संयोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा था। नेक्स्ट है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। ध्यान रखेंगे, लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ध्यान रखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसने पराजित किया था? तो कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसने पराजित किया था? तो कैप्टन ह्यूरोज जो है पराजित किया था रानी लक्ष्मीबाई को। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त था। ध्यान रखेंगे, असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। दीवान मनीराम दत्त, असम 1857 की क्रांति का नेता। नेक्स्ट है, फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्लाह को। ध्यान रखेंगे, मौलवी अहमदुल्लाह को। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे हैं किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्लाह को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो तत्या टोपे। इनका बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ध्यान रखेंगे, बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपनी सेनापति नियुक्त किया था? तो बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको जो है बॉक्स बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह, बॉक्स बना हुआ है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। दिल्ली जो है, दिल्ली का विद्रोही नेता कौन था? तो बहादुर शाह टू था और सैन्य नेतृत्व बख्त खां का था। विद्रोह तिथि था 11 मई 1857 और दमन करता था, ठीक है, निकलसन और हडसन। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लखनऊ का बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर और 4 जून 1857 को। और कॉर्लिन कैंपबेल जो है दमन करता था। झांसी या ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तत्या टोपे थे। और 4 जून 1857 को जनरल ह्यूरोज जो है दमन करता था, जनरल ह्यूरोज। और कानपुर नाना साहब तत्या टोपे सैन्य नेतृत्व थे, तत्या टोपे और नाना साहब। ध्यान रखेंगे, 5 जून 1857 को विद्रोह की तिथि थी। और कॉर्लिन कैंपबेल जो है दमन करता था, ठीक है। और इलाहाबाद में थे आपको लियाकत अली, विद्रोही नेता थे लियाकत अली। और 6 जून 1857 को विद्रोह की तिथि है। और कर्नल नील जो है दमन करता था, कर्नल नील। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे जून 1857 में। और कर्नल नील जो है दमन करता था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों भाई थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह। और 12 जून 1857 को विद्रोह तिथि है। और विलियम टेलर एवं विसेंट अय्यर, ध्यान रखेंगे, विलियम टेलर एवं विसेंट अय्यर। और जगदीशपुर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे, विलियम टेलर एवं विसेंट अय्यर। बरेली में देखते हैं तो बरेली में है खान बहादुर खां जून 1857। और विसेंट अय्यर जो है दमन करता था। फतेहपुर में है अजी मुल्ला है, ध्यान रखेंगे। फैजाबाद और फतेहपुर में गड़बड़ मत करिएगा, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला था। फतेहपुर में जो है अजी मुल्ला है 1857। और उसका जो है जनरल रेनार्ड जो है गवर्नर जनरल था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बॉक्स बना करके दिया हुआ है, ठीक है।
वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो ध्यान रखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर भारत का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को, ध्यान रखेंगे। महारानी विक्टोरिया जो है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को किया था। वर्ष 1857 के विद्रोह को दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये पील आयोग का गठन किया गया था, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। पील आयोग का गठन, ठीक है, किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग को। वर्ष 1858 को भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? तो 1858 के द्वारा जो है लॉर्ड कैनिंग को, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1858 में जो है प्रथम वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब था, ध्यान रखेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब था। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदार ने 1857 के विद्रोह में तटस्थ बने रखे थे। तो शिक्षित मध्यम वर्ग, ध्यान रखेंगे, शिक्षित और मध्यम वर्ग और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थ बनाए रखा था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खां थे, ध्यान रखेंगे। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ध्यान रखेंगे, भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है, वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर की सिंधिया जो है अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था 1857 में, ग्वालियर की सिंधिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें। द ग्रेट रेबिलियन अशोक मेहता ने लिखा है, द ग्रेट रेबिलियन अशोक मेहता ने लिखा है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है, विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है। 1857 एस.एन. सेन ने लिखा है, एस.एन. सेन ने लिखा है। सिपाही म्यूटिन एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजुमदार ने लिखा है, आर.सी. मजुमदार ने लिखा है। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स ने लिखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स ने लिखा है। रेवेलियन 1857 पी.सी. जोशी ने लिखा है, पी.सी. जोशी ने लिखा है। काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान ने लिखा है, काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोही की वह एक अकेली पुरुष थी, ध्यान रखेंगे, हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोही का वह एक अकेली पुरुष थी, हीरोज ने कहा था, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जेम्स आउटरम M.W. टेलर ने दिया था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जेम्स आउटरम M.W. टेलर ने दिया था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम तथा प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो आर.सी. मजुमदार का है, ध्यान रखेंगे। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह आर.सी. मजुमदार ने कहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता
आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एस.एन. सेन थे। ध्यान रखेंगे, एस.एन. सेन थे। वही एस.एन. सेन जो 1857 बुक लिखा था 1857 पे 1857 इनका बुक है। ध्यान रखेंगे 1857 जो है एस.एन. सेन का बुक है। ठीक है, और सरकारी इतिहासकार थे। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट है 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत। तो डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ था, डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। ठीक है, और अशोक मेहता ने कहा था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्र था। अशोक मेहता ने कहा था 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्र था। अब बी.डी. सावरकर ने कहा था कि 1857 के विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। और डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने कहा था तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्र और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने कहा था। ठीक है, और सर जॉन लॉरेंस ने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। सर जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यह पूर्णतः जो है सिपाही विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजामिन डिजराइली ने कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्र विद्रोह था। बेंजामिन डिजराइली ने कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्र विद्रोह है। पी रॉबर्टसन ने कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। ठीक है, पी रॉबर्टसन ने कहा था। ध्यान रखेंगे। टी.आर. होम्स ने कहा था यह सभ्यता बर्बरता का संघर्ष था। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। ध्यान रखेंगे, टी.आर. होम्स ने कहा था यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउट्रम ने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। ध्यान रखेंगे, डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउट्रम ने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। और रीज ने कहा था ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। रीज ने कहा था यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह तो 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। ध्यान रखेंगे, वहाबी आंदोलन का। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल के में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था। ध्यान रखेंगे, 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 में। आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती अब्बा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती अब्बा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। नेक्स्ट है संथाली विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी के नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये 1855 से 56 में चला था और सिद्धू एवं कान्हू। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम गीत अगर आए गीत तो बंकिम चंद्र चटर्जी, और गान आए तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ से किया है। ध्यान रखेंगे, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 ईस्वी के मध्य हुआ था। हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहियों का नेता कौन था? तो सुरेंद्र साई थे। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? तो सुरेंद्र साई थे। ये महाराष्ट्र रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। तो रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। नेक्स्ट है कूका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी में। कूका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था। ध्यान रखेंगे, पंजाब में कूका आंदोलन 1840 से 72 में किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। नेक्स्ट है उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से संबंधित था। ठीक है, उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित था। आइए नेक्स्ट देखते हैं
यहाँ पे इसको देख लेते हैं। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। बिरसा मुंडा जो है झारखंड से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये शेरपुरा से गारो पहाड़ियों तक, ध्यान रखेंगे, शेरपुरा से गारो यानी असम में पड़ेगा। ठीक है, गारो पहाड़ियों तक हुआ था पागलपंथी विद्रोह। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फरियाजी विद्रोह के नेता कौन थे? तो दादू मियाँ थे। फरियाजी विद्रोह के नेता दादू मियाँ थे। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग था। ध्यान रखेंगे, मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग थी। नेक्स्ट है कोल विद्रोह 1831 से 32 के नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने किया था। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने किया था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंडा जनजाति ने किया था। ध्यान रखेंगे, मानव बलि प्रथा को बोला जाता था मोरिया। ध्यान रखेंगे, मानव बलि प्रथा को मोरिया बोला जाता था। निषेध के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। ध्यान रखेंगे, खोंड जनजाति ने किया था। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1899 में। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था। 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो मेजर बारो को पराजित किया था। 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो मेजर बारो को पराजित किया था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। अब आइए देखते हैं, एक बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये बॉक्स को पूरी तरह से देखते हैं। तो प्रमुख जनजातीय विद्रोह दिया हुआ है। तो चुआर जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व करता थे राजा जगन्नाथ थे और वर्ष 1768 और प्रभावित क्षेत्र था नानभूमि एवं वीरभूमि पश्चिम बंगाल। ध्यान रखेंगे, चुआर जनजाति विद्रोह, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में हुआ था और राजा जगन्नाथ जो है नेतृत्व करता थे 1768 में। हो विद्रोह राजा पराहत थे। हो विद्रोह राजा पराहत 1822 1832 में। ये सिंह भूमि छोटा नागपुर। ध्यान रखेंगे, हो विद्रोह राजा पराहत 1820 1822 1832 सिंह भूमि एवं छोटा नागपुर। भील विद्रोह जो है सेवाराम त्रिम्बक थे और ये 1818 से 1848 और प्रभावित क्षेत्र खानदेश था। खांसी जो है राजा दीरथ सिंह और मुकुंद सिंह एवं बार मानिक थे और ये 1829 से 32 तक और खांसी पहाड़ी असम में मेघालय में था। कोल विद्रोह बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण थे। कोल विद्रोह बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण थे 1831 से 32, ये छोटा नागपुर। रमप्पा अल्यूरी सीतारारजू थे। अल्यूरी सीतारारजू थे और ये 1879 में हुआ था आंध्र प्रदेश में रमप्पा। और खोंड जो है चक्र बिश्नोई, ठीक है, चक्र बिश्नोई थे 1846 से 48 और 1855 में। ये खोंडमल उड़ीसा में हुआ था। खोंडमल उड़ीसा में हुआ था खोंड विद्रोह, ठीक है। और संथाल विद्रोह सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्वकर्ता में 1855 से 56। राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखेंगे, राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल में संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति, ये बिरसा मुंडा और 1899 से 1900 और छोटा नागपुर की पहाड़ी। और भील विद्रोह दौलत सिंह 1814 से 15 और बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान में हुआ था, ठीक है। भील विद्रोह दौलत सिंह थे 1914 से 15 और बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर दक्षिण राजस्थान। भील विद्रोह दक्षिण राजस्थान। एक है पबना विद्रोह 1873 से 76 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय
सोमनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। है वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो केरल में किया था। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो ये केरल में किया था। भीलों द्वारा मध्य एशिया और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। ध्यान रखेंगे, भीलों द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो कोल्हापुर में था। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो कोल्हापुर में था। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये ठक्कर बापा ने किया था। ध्यान रखेंगे, जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। खोरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1874 में हुआ था। खोरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1874 में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल मालाबार के तट पे हुआ था। मोपला विद्रोह केरल मालाबार के तट पर हुआ था। नेक्स्ट है, गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों को सामाजिक सुधार के लिए लासोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। ध्यान रखेंगे, गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों को सामाजिक सुधार के लिए लोसड़िया आंदोलन आरंभ किया था। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828 से 35 किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। अहोम विद्रोह 1828 से 35 किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो भगत जवाहरमल के द्वारा की गई थी। कूका आंदोलन भगत जवाहरमल सेना के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भील विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा ने एक ईश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। ध्यान रखेंगे, बिरसा मुंडा ने एक ईश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। अब आइए देखते हैं, एक मैप दिया हुआ है और इसमें जो है किसानों का विद्रोह काल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे कोल विद्रोह 1831 में नेतृत्व बोध भगत थे। संदाल विद्रोह का 1855 में नेतृत्व सिंधु कानू थे। खैरवार विद्रोह का 1814 में, ठीक है, और मुंडा विद्रोह 1899 में। ठीक है, तो ये आपका मैप दिया हुआ, मैप से जो है आप जान सकते हैं कहाँ पे कौन क्या क्या चीज़ हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे देख सकते हैं, कूका विद्रोह और का नेतृत्व भगवत जवाहरमल 1840 से 1872 में। बालक सिंह राम सिंह कूका, ये हुआ था पंजाब में। ठीक है, और राजस्थान में आपको जो है कूका विद्रोह 1816 नेतृत्वकर्ता भरतमल एवं झरेजा। ठीक है, और वघेर विद्रोह 1818 में गुजरात में हुआ था। गुजरात में दो विद्रोह, एक कच्छ विद्रोह और वघेर विद्रोह। कच्छ विद्रोह का नेतृत्व भरतमल एवं झरेजा थे और वघेर विद्रोह 1818 में गुजरात में। आइए किनारे किनारे साइड वाला देखते हैं। गडकरी विद्रोह जो है आपको महाराष्ट्र में हुआ था। गडकरी विद्रोह 1844 में, और बाबाजी अहिरेकर थे जो है गडकरी मराठा किलों के संरक्षक थे। गडकरी विद्रोह 1844 महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद जो है रामोसी विद्रोह 1822 में। ठीक है, पश्चिमी तट पे होता है। फिर है किट्टूर विद्रोह 1824-29 में कर्नाटक में होता है। फिर पॉलीगरो का विद्रोह, ये तमिलनाडु में होता है। पॉलीगरो का विद्रोह ठीक है, नेतृत्व कटोअम्पन थे। गंजम विद्रोह भी यहीं पे हुआ था। फिर उसके बाद जो है रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सीताराम राजू जो है नेतृत्व करता। चेंचू आदिवासी आंदोलन भी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका कोया विद्रोह टोम्स मारो के द्वारा उड़ीसा में जो है खोंडा विद्रोह, पाइका विद्रोह और संबलपुर विद्रोह। ध्यान रखेंगे, खोंडा विद्रोह 1857 में, पाइका विद्रोह जो है आपको 1817 में और संबलपुर में 1833 से 62 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल में जो है आपको सन्यासी विद्रोह 1770, फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और फरियाजी विद्रोह, ये जो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और बिहार में जो है वाहबी विद्रोह
और नेतृत्व है सैयद अहमद बरेलवी। ध्यान रखेंगे बिहार में एक विद्रोह वावी विद्रोह, ठीक है। उसके बाद नागा विद्रोह 1931 में नागालैंड में, मणिपुर में कुकी विद्रोह, कुका विद्रोह जो है पंजाब में, ध्यान रखेंगे, और कुकी विद्रोह ये मणिपुर में है, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं चेरी विद्रोह। चेरी विद्रोह जो है ये आपको चेरी विद्रोह बिहार में ही हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे चेरी विद्रोह। और असम में अहोम विद्रोह, ठीक है, और खांसी विद्रोह। अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर थे अहोम विद्रोह का, और खांसी विद्रोह का नेतृत्व राजा तीरथ सिंह थे, राजा तीरथ से खांसी विद्रोह का, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। दिया हुआ है आपको गोगिनो ने रंगा बायकुला भारतीय स्वतंत्र सेनानी, संसद नेता, भारत किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। ठीक ध्यान रखेंगे, गोगी नेनी रंगा बायकुलू भारतीय स्वतंत्र सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज आपका दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको। तो ये भी विद्रोही दिया हुआ है। तो मोपला विद्रोह मालाबार पे हुआ था, ध्यान रखेंगे। 1836 से 54, 1836 से 54। नेतृत्व करता था के.एन. हाजी। अंग्रेजों द्वारा नई राज्य व्यवस्था लागू करना, इसलिए मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है, मालाबार पे, ठीक है। ये मालाबार जो है आपको तमिलनाडु के पूर्वी आइए नेक्स्ट देखते हैं। नील विद्रोह बंगाल में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना, नील विद्रोह। पबना विद्रोह बंगाल में हुआ था, ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे, ठीक है। और दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सिलपुर, सतारा जिला में बाबा साहेब देशमुख थे, ठीक है। रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र किसान असहयोग। चंपारण विद्रोह ध्यान रखेंगे, चंपारण, रामनगर मोतिहारी, बेतिया मधुबनी, ठीक है। और महात्मा गांधी तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध में। खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा गुजरात में, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना। अवध किसान आंदोलन 1920 में, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद, ठीक है। और इसके जो है झिंगुर लाल सिंह और बाबा रामचंद्र थे अवध किसान आंदोलन का। एका आंदोलन बाराबंकी, हरदोई, 12 इंच और सीतापुर में। मदारी पीसी जो है नेतृत्व करता थे लगान में वृद्धि के लिए। मोपला विद्रोह मालाबार पे हुआ था। मोपला विद्रोह का द्वितीय चरण 1921 में हुआ था, ठीक है। अली मुदलियर थे और अधिक लगान के वसूली के लिए। और बारदौली विद्रोह तो इस सूरत के बारदौली तुगलक में सरदार वल्लभ भाई पटेल, लगान की बढ़ोतरी। पंजाब में किसान आंदोलन जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलापुर, शेखपुर, ठीक है। शोधन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह और मास्टर हरि सिंह बाबा के नेतृत्व में। तेग भागा आंदोलन ये जो है दिनाजपुर, रंगपुर, जलाईपुर, गुड़ी, मेदिनीपुर, 24 परागन, ठीक है। इसके नेतृत्व करता थे कंपा राम सिंह, भवानी सिंह और भवन सिंह, ठीक है। बटाईदारी को निर्णय के लिए जोतेदारों के आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे, इसलिए हुआ था। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 91, ध्यान रखेंगे, तेलंगाना आंदोलन 1946 से 91। सामूहिक नेतृत्व निजाम, जमींदार, साहूकार तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष था, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था, ध्यान रखेंगे, भूदान आंदोलन का नेतृत्व करता विनोबा भावे ने किए थे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।